हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सिंह जगवान प्रोफेशनल शिक्षा चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। रिसर्च मेथोडोलॉजी की इस लेक्चर सीरीज में लेक्चर 5 में आज मैं आप लोगों को सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। ये लेक्चर्स बीबीए, एमबीए, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा यूजीसी नेट और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी ये लेक्चर सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उनमें है पॉपुलेशन एंड सैंपल, देन फीचर्स ऑफ गुड सैंपल, देन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, देन टाइप्स ऑफ सैंपल्स, रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक सैंपल, नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपल. At last there will be some questions and you can write down these questions answers in the comment box. So let's start. पॉपुलेशन एंड सैंपल. पॉपुलेशन बेसिकली पॉपुलेशन को हम यूनिवर्स के फॉर्म में भी जानते हैं रिसर्च में. बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो भी लोग होते हैं, जो भी हमारे रिसर्च के टारगेट ग्रुप हैं, जिनसे हमको रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करने हैं, जिनके ऊपर हमको रिसर्च की स्टडी करनी है, दे ऑल आर नोन एज पॉपुलेशन और यूनिवर्स. अगर हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे तो इसको सेंसस भी कहते हैं. देन व्हाट इज सैंपल? It is a small group of respondents selected from population for study. Basically जो population अभी आप लोगों ने as a target group choose की है, so उसका एक छोटा ग्रुप उसमें से निकाल लिया जाए स्टडी के लिए, तो वो सैंपल कहलाया जाएगा. एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, फैमिलीज और इलेक्टर्स, जिनसे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हाइट, एज, क्लास, इनकम्स और या इलेक्शन आउटकम्स की. सो आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि एग्जिट पोल्स आते हैं, जो कि मतलब कहीं पे भी इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे एग्जिट पोल्स आते हैं, और एग्जिट पोल्स में वो सबसे नहीं पूछते हैं. दे आर नॉट आस्किंग फ्रॉम द होल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, जनरली दे आर आस्किंग फ्रॉम फ्यू पीपल्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो प्रिडिक्ट करते हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए कि व्हाट मे बी द रिजल्ट. तो हमको दिखता है कि यार ये पार्टी आगे जा रही है, ये पार्टी इतनी सीट्स ले सकती है. सो वो सैंपल के बेसिस पे होता है. पॉपुलेशन जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है टारगेट का, और उसमें से एक छोटा ग्रुप हम सैंपल के फॉर्म में लेते हैं. ये हो गया सैंपल सिलेक्शन. टारगेट ग्रुप में से कुछ आपने चूज कर लिए, दैट इज सैंपल सिलेक्शन, और इसके बेसिस पे यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. जो भी आपकी रिसर्च के क्वेश्चंस होते हैं उनको इनसे पूछा जाता है, और उनके आंसर जो होते हैं उनके बेसिस पे एनालिसिस करके उसको पूरी पॉपुलेशन के लिए जज किया जाता है. क्लियर? सो दिस इज हाउ सैंपल वर्क्स. देन फीचर्स ऑफ अ गुड सैंपल. बेसिकली जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको एक सैंपल के बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन को जज करना है, सो इसलिए आपका सैंपल अच्छा होना चाहिए. तो उसके अच्छे होने के लिए क्या रीजन होते हैं? A sample should represent the whole population. आपका सैंपल ऐसा होना चाहिए जिसमें जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, मतलब कि पॉपुलेशन के फीचर्स आपके सैंपल्स में अवेलेबल होने चाहिए. देन अ सैंपल शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल मेथड्स. ऐसा नहीं है कि आपने सैंपल को किसी भी तरीके से कुछ भी, कभी कुछ ले रहे हैं, कभी कुछ तरीका अपना रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड टेक सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिकल और सिस्टमैटिक मेथड जो ऑलरेडी रिसर्च में दिए गए हैं. इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ. देन सैम्पलिंग टेक्निक सिलेक्शन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च टाइप. आपका जो भी सैम्पलिंग टेक्निक्स आप चूज करोगे वो रिसर्च टाइप के हिसाब से होनी चाहिए. अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसके लिए सैम्पलिंग टेक्निक्स डिफरेंट होगी, कोई दूसरी रिसर्च है एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल, तो उसके लिए सैम्पलिंग टेक्निक्स डिफरेंट होगी. क्वांटिटेटिव के लिए अलग होगी, क्वालिटेटिव के लिए अलग टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक्स होगी. देन देयर शुड बी हेट्रोजेनिटी और वेरिएबिलिटी इन सैंपल यूनिट्स. सो जैसे फर्स्ट में मैंने बताया कि सैंपल शुड रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन, सो ये आपको वहां पे भी हेल्प करेगा. अगर आपके यूनिट्स में जो सैंपल में सेलेक्ट हुए हैं उनके अंदर हेट्रोजेनिटी है, दे आर डिफर देन वन अनदर, सो आपको रिस्पॉन्सेज जो भी मिलेंगे वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरी पॉपुलेशन को, और आपके रिस्पॉन्सेज भी अच्छे माने जाएंगे. बिकॉज देखो होता क्या है कि एक जो पूरा पॉपुलेशन होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, देयर इज ह्यूज हेट्रोजेनिटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग रिस्पोंडेंट्स. सो सेम इन सैंपल शुड बी दिया. अगर आपने एक ही जगह से सारा सैंपल उठा लिया
माना आपके पास 50,000 की पॉपुलेशन में से आपको सैंपल कलेक्ट करना है और आपने एक लोकेशन से सारे उठा दिए, मे बी देयर मेंटेलिटी वुड बी सेम, they would be containing same kind of features, characteristics. So आपको इससे बचना है, and you need to collect the sample from in which the heterogeneity feature would be there. It means कि they would be differing in characteristics. So आपके results अच्छे होने के chances बढ़ जाएंगे. Then at last, sampling must be bias free. Sampling जो है bias free होनी चाहिए. आपको ऑनेस्टली सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज करना है और ऑनेस्टली इसको अप्लाई भी करना है. क्लियर? इसी तरीके से आप बायसनेस को कम कर पाएंगे. बेसिकली देखिए, अगर हम दो टाइप की सैम्पलिंग होती है आगे बताऊंगा मैं, उसमें जो एक टाइप की सैम्पलिंग है नॉन प्रोबेबिलिटी, तो वहां पे बायस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो अगर आप प्रॉपरली स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं तो बायसनेस के चांसेस कम हो जाते हैं. नाउ एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग. बेसिकली जब हमको पता है कि यार पॉपुलेशन की स्टडी करने से हमको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं इवन वी आर टेकिंग सैम्पलिंग. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग? सो हियर आर सम एडवांटेजेस. इट रिड्यूसेस टाइम. देखिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने कम टाइम में आप जितनी ज्यादा स्टडी को कंप्लीट कर लेंगे वो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा बिजनेस के लिए भी. सो अगर आप एक पॉपुलेशन को स्टडी करने जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. इफ यू आर गोइंग टू स्टडी ए सैंपल सो उसमें कम टाइम लगेगा. सो सैम्पलिंग से आपका टाइम बच जाता है, आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर सकते हैं. देन इट रिड्यूसेस कॉस्ट. अगर आप पॉपुलेशन के लिए जाएंगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी. ठीक है, जैसे 50,000 की पॉपुलेशन है, हर किसी के पास जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, टाइम के साथ में जो अदर कॉस्ट कनेक्ट होती हैं लाइक फूडिंग, अकोमोडेशंस, ये सारी भी बढ़ेंगी. सो ज्यादा पॉपुलेशन या ज्यादा रिस्पोंडेंट्स, इट मीन्स की ज्यादा कॉस्ट. देन थर्ड वन, इट रिड्यूसेस एफर्ट्स. एफर्ट्स देखिए, मैनेजमेंट में कहा जाता है कि देयर इज ऑलवेज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. सो एफर्ट्स, ह्यूमन एफर्ट्स आर आल्सो द रिसोर्स. टाइम इज आल्सो रिसोर्स, कॉस्ट इज आल्सो रिसोर्स. सो आप इनको जितना इंटेलिजेंटली यूज कर पाएंगे सो उतना बेटर आपके लिए होगा. इसीलिए सैम्पलिंग टेक्निक्स में बहुत सारी एनालिसिस की जाती है सैंपल्स के साथ में, जिससे कि आपको क्या होता है, जो रिजल्ट्स होते हैं वो बेटर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन लिमिटेशंस ऑफ सैम्पलिंग. कुछ लिमिटेशन भी है सैम्पलिंग में, जैसे कि जब भी हम कुछ भी रिजल्ट हम निकालते हैं किसी सैंपल के बेस पे, तो बेसिकली वो एक पूरी पॉपुलेशन को डिनोट करता है. यानी कि आपकी फाइंडिंग्स जो होगी वो पूरी पॉपुलेशन के लिए होंगी. 500 का आपका माना सैंपल साइज है एंड 50,000 की पॉपुलेशन है, सो वट एवर योर रिजल्ट विल कम फ्रॉम दैट 500, सो दैट विल बी फॉर होल 50,000. क्लियर? सो इससे क्या होता है कि आपके जो फाइंडिंग्स में भी, अगर आप पॉपुलेशन को भी पूरी स्टडी करो और सैंपल को स्टडी करो, सो देयर विल बी डिफरेंस. ओके, दे आर नोन एज एरर्स. सो ये सैम्पलिंग एरर्स होते हैं. ओके, और सैम्पलिंग एरर्स को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी सैंपल साइज बढ़ा सकते हैं. बट इसमें भी प्रॉब्लम है कि आप कितना सैंपल साइज बढ़ाओगे. ठीक है, क्योंकि सैंपल साइज जैसे जैसे आप बढ़ाओगे कॉस्ट बढ़ेगी, एफर्ट्स बढ़ेंगे, टाइम बढ़ेगा. सो ये एक लिमिटेशन है आपकी सैम्पलिंग की, जिसमें कि आपको रहकर काम करना पड़ता है. देन सैम्पलिंग टेक्निक्स. So sampling techniques are the ways by which you select your respondents like families, electors, students, consumers from the population. So what are different types of sampling techniques? फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम एंड प्रोबेबिलिस्टिक. तो रैंडम एंड प्रोबेबिलिस्टिक में क्या होता है कि सबके पास इक्वल चांस आता है. लाइक यहाँ पे दो प्लेयर्स और हेड एंड टेल का सिक्का उछलेगा. सो एक हेड में आएगा तो एक टेल में आएगा, बट बोथ है इक्वल चांस टू गेट देयर आस्किंग. तो दोनों के पास टॉस को जीतने का चांस रहता है. उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. ये नहीं है कि हेड ही हेड आएगा, ये नहीं है कि टेल ही टेल आएगा. सो जहां पे इक्वल चांसेस होते हैं सबके पास, सो दैट इज नोन एज रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग. दूसरे टाइप की सैम्पलिंग होती है नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, जहां पे इक्वल चांस नहीं होते हैं. बेसिकली ये एक्सपीरियंस, कन्वीनियंस और जजमेंट पे ज्यादा बेस्ड करती है. फर्स्ट वन इज रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग. सो मेथड इन विच एवरीवन from the population has equal chance of selection in the sample and it uses some calculation or strategy. Basically इसमें कुछ calculation या strategy use की जाती है जिसमें कि सबको equal chance मिले. Types of random sampling.
इसमें बेसिकली जो सैम्पलिंग टाइप है वो है सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर। ये चार बेसिक हैं, इसके अलावा और भी जुड़ सकते हैं, बट बेसिक ये चार टाइप की सैम्पलिंग आप यूज कर सकते हैं अपनी रिसर्च में। जिसमें फर्स्ट वन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली हम इसको फिश बॉल टेक्निक भी जान सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक बाउल में बहुत सारे रिस्पॉन्डेंट्स हैं, उनके नंबर्स या चिट्स फॉर्म में डाल दिए, और जो जो आपने उस बाउल को थोड़ा हिलाया और उस बाउल से जो जो आपने पिक किए वो आपके रिस्पॉन्डेंट्स बन गए। सो उनसे ही आप रिस्पॉन्सेज लेंगे। सो हर किसी को इक्वल चांस मिला, सबके सबकी पर्ची बाउल में थी और सबके सबको इक्वल चांस मिल गया। सेकेंड वन इज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सो इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जिसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे माना आपको की पॉपुलेशन है 1000 और उस 1000 में से आपको 200 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं। सो यू कैन सेलेक्ट एवरी ith पर्सन। ith पर्सन का मतलब है कि हर उस के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। जैसे आपको 1000 में से 200 चाहिए तो ये लगभग फिफ्थ है, 1000 का फिफ्थ पार्ट है 200, तो आपने हर फिफ्थ पर्सन को सिलेक्ट कर दिया सैंपल यूनिट के तौर पे। क्लियर? सो इस तरीके से आप इसको सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो जिसमें आपने सबको पहले एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। ये नेम वाइज आप रख सकते हैं। ओके, आपको पहले से कुछ भी मतलब अपनी तरफ से आप कोई प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, जस्ट आपने उनके नेम वाइज उनको असेंडिंग ऑर्डर में डाला, और असेंडिंग ऑर्डर में डालने के बाद को ऑर्डर लिस्ट बनाई उनकी, और उसमें से हर फिफ्थ कैंडिडेट को आप सेलेक्ट करने लगे। जो भी उसमें सेलेक्ट होगा वो आपका सैंपल यूनिट का पार्ट हो गया। सो ये सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग आपकी होगी। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स। सो लेयर बेस्ड अगर सैम्पलिंग है सो उसको हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहेंगे। बेसिकली लेयर बेस्ड सैम्पलिंग क्यों करनी पड़ती है? जब हमारे पास सारी की सारी पॉपुलेशन एक जैसी नहीं है, होमोजीनियस ग्रुप नहीं बन रहा है, तो हम स्ट्रेटा बना सकते हैं। लाइक कम्युनिटी बेस्ड अगर सैम्पलिंग है तो उसको हम स्ट्रेटा बेस्ड पे बना सकते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो हिंदुओं में से ले लिया, मुस्लिम में से ले लिया, सिख में से ले लिया, ईसाई में से लिया, तो ये आपका स्ट्रेटिफाइड हो गया। There are two types of stratified sampling. One is proportionate stratified sampling and second one is disproportionate stratified sampling. Proportionate में क्या होता है कि जो भी सैंपल ग्रुप है उसका एक जो टोटल का प्रोपोर्शन सैंपल में चूज करना है, सेम हम हर से उतने प्रोपोर्शन में चूज कर लेंगे। लाइक टोटल पॉपुलेशन है आपकी 1000 और 1000 में से आपको 100 को सिलेक्ट करना है। अब 1000 में से 500 तो ये हैं, ठीक है, ये वाला ग्रुप 500 का है, तो 110, 1000 का 100 होता है 110, तो 500 का 110 हो जाएगा, 50 यहाँ से सिलेक्ट होंगे। अगर ये 300 तो 300 का 110 हो जाएगा, 30 यहाँ पे से सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर ये 200 है तो 200 का 110 हो जाएगा 20, सो 20 यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे, सेम यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्ट्रेटा से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे सिलेक्शन होगा। डिसप्रोपोर्शनेट में कुछ नहीं है, आप कहीं से भी कितने भी लोग ले सकते हैं, या फिर आपने ये भी कर सकते हैं कि आपने 1 2 3 4 हैं, आपको 100 चाहिए तो आपने 25 25 25 25 ले लिए, तो दैट इज डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन इज योर क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। बेसिकली इस टाइप की सैम्पलिंग तब यूज की जाती है जब आपकी टारगेट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और सैम्पलिंग यूनिट मतलब आप उसमें से बना रहे हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, क्लस्टर में रिस्पोंडेंट्स को ले सकते हैं। क्लस्टर का मतलब हो गया ग्रुप्स, ग्रुप्स में आप रिस्पोंडेंट को ले सकते हैं। अब माना आपको स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे करना है और स्टूडेंट्स आपको एक जगह पे नहीं मिलेंगे, दे आर डिस्पर्स्ड इन डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी। माना आपको 12th स्टैंडर्ड के बाद वाले चाहिए, so you will go in different colleges and university and you will collect students in groups through random sampling, okay, but you will collect in groups, clear? आप रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पे वहां से ग्रुप्स में कलेक्ट कर लोगे। सेम अगर आपको स्कूल के चाहिए तो आप स्कूलों में जाके उनको क्लस्टर्स में कलेक्ट कर लोगे सैम्पलिंग यूनिट्स को, तो ये आपकी क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग होगी। नाउ कम टू दी नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। बेसिकली अगर आप क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर काम करो तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गो फॉर
द नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। इसमें होता क्या है कि वी चूज सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन सिचुएशंस। क्लियर? सो एज पर द सिचुएशन वी गो फॉर द सैम्पलिंग, एंड ये सैम्पलिंग जो होती है कन्वीनियंस बेस्ड ज्यादा होती है। ओके, कन्वीनियंस बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड, इस पे ज्यादा रिलाई करती है। सो इस टाइप की सैम्पलिंग कहाँ पे हो सकती है? लाइक वी रिक्वायर द पेशेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, तो इसमें रैंडम सैम्पलिंग पॉसिबल शायद ना हो, सो हम नॉन रैंडम के लिए जाते हैं, लाइक कन्वीनियंस पे जाते हैं कि जो मिला हमने उससे सर्वे कर लिया। ओके, इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें है कोटा, एक्सीडेंटल, जजमेंटल और पर्पसिव, एक्सपर्ट और स्नोबॉल सैम्पलिंग। ओके, सो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज क्वाटा सैम्पलिंग। सो जब भी आपके रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं उनको आप एक विजिबल कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग करते हो, यानी कि मेनली हो सकता है ये जेंडर बेस्ड हो, कम्युनिटी बेस्ड हो, रिलीजन बेस्ड हो। सो ऑटोमेटिकली उन्होंने अपने आप को रिजर्व कर लिया है आपके सैम्पलिंग के लिए। क्लियर? सो उनमें से एक ग्रुप जो होता है वो ऑटोमेटिकली डीसेलेक्ट हो जाता है और एक ग्रुप जो होगा वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, और उसमें से फिर आप कन्वीनियंट बेसिस पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सैम्पलिंग कर सकते हैं। लाइक मे बी आप कॉस्मेटिक क्रीम के ऊपर कुछ रिस्पॉन्स चाह रहे हैं और दैट इज फीमेल बेस्ड, सो ऑटोमेटिकली मेल उसमें से अलग हो जाते हैं। यू जस्ट नीड टू नो द रिस्पॉन्सेज ऑफ दीज फीमेल। सो ये कोटा सैम्पलिंग हो गई। क्लियर? एक स्पेसिफिक रिलीजन पे आप स्टडी कर रहे हैं, सो वो भी एक कोटा सैम्पलिंग में, बाकी रिलीजन जो हो गया ऑटोमेटिकली डिसलेक्ट हो गया आपकी सैम्पलिंग से। सो आप फिर उसमें कन्वीनियंस बेसिस पे उसको सेलेक्ट करोगे, उन लोगों को जाओगे, उन लोगों के रिस्पॉन्स लेने के लिए जाओगे। एग्जाम्पल, वी नीड रिस्पॉन्सेज ऑफ 25 मेल स्टूडेंट्स। अगर मुझे 25 मेल स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज चाहिए, तो मैं किसी कॉलेज में गया, वहाँ पे जो जो मेल मेरे पास आते गए या मुझे दिखते गए, एक जगह पे खड़ा हो गया मैं, वहां से उस डोर से या उस चैनल से जो भी मेल आए मैंने उनसे पूछना स्टार्ट किया। फीमेल आई तो मैंने उनको जाने दिया। सो जैसे ही 25 हुए तो मेरा काम हो गया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ टाइप ऑफ कोटा सैम्पलिंग। सेकेंड वन इज एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। एक्सीडेंटल भी काफी हद तक कोटा सैम्पलिंग की तरह है, जिसमें कि क्या होता है कि जो भी सभी के सभी जो टारगेट पॉपुलेशन है उनमें से जितने का भी डेटा आपको चाहिए, आप जाते हैं और आप जो भी आ रहा है, who is coming first to that place, and if they are being able to give responses, so you are collecting responses from them. So that is a type of accidental sampling के लिए। जैसे आपको 25 कैंडिडेट्स का ही 25 स्टूडेंट्स का आपको क्या चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए। सो आप सेम किसी जगह पे खड़े हुए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, और जो भी 25 कैंडिडेट सबसे पहले आए आपने उनका ले लिया। उनमें से हो सकता है कुछ आपको मना भी करते हैं, तो जिसने भी जो भी एग्री हुआ आपके लिए रिस्पॉन्स देने के लिए, दैट इज अ टाइप ऑफ एक्सीडेंटल सैम्पलिंग के लिए। अचानक वो चीजें हो गई उनके लिए भी, वो अचानक ही है, आपको भी नहीं पता कि कौन कौन आ जाएगा सामने पे। सो ये एक टाइप की एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है। यहाँ पे आप सबको क्योंकि सभी को ही इक्वल चांस नहीं मिल रहा है, ये एक टाइप की कैसी है, किस्मत, लक टाइप का है। सो जो भी पहले आ रहा है उसका रिस्पॉन्स कलेक्ट हो रहा है। सो इट इज अ टाइप ऑफ एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन इज जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग। जब भी आप अपने एक्सपीरियंस नॉलेज को यूज करके रिस्पोंडेंट्स को चूज कर रहे हो, ये एक टाइप की क्या हो गई, जजमेंटल और पर्पसिव हो गई। माना हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है कि किसी एक क्लास में टीचर होता है, तो टीचर को जनरली क्लास के बच्चों का पता रहता है कि भाई कौन ऐसा बच्चा है जो आंसर दे दे। तो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, कोई नहीं बता रहा था, मुझे पता है कि यार कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बता देंगे, मैंने उन्हीं को ही पूछ लिया कि हाँ भाई आप बताइए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जजमेंट को यूज किया, मैंने अपने पर्पस को यूज किया, भाई मेरा आंसर ये दे सकता है, तो ये एक टाइप की जजमेंटल। सेम अगर आप रिस्पोंडेंट्स के बीच में है, तो रिस्पोंडेंट्स में से अगर आपको लग रहा है यार ये मेरा रिस्पॉन्स दे सकता है, सो आपने उसको सेलेक्ट कर लिया अपने सैंपल में। आपने दूसरे को देखा, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन आपको पढ़ने आते हैं, आपको लग रहा है कि यार ये इस चीज का आंसर दे देगा, ये इसका आंसर दे देगा। सो उन उन लोगों को आपने अपने उसमें सेलेक्ट कर लिया, तो दैट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, दैट इज अ टाइप ऑफ पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग।
नेक्स्ट वन इज एक्सपर्ट सैम्पलिंग। अगर आप लोगों को एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड स्टडी करनी है, सो आपको स्टडी भी उसी फील्ड के एक्सपर्ट को लेके करनी होगी। लाइक आपको स्टडी ही करनी है किसी स्पेसिफिक डिजीज पर, बट आपको वो आंसर या तो पेशेंट के थ्रू मिल सकते हैं या डॉक्टर्स के थ्रू। सो यहाँ पे एक्सपर्ट अगर मैं बोलूँ तो आप डॉक्टर्स के अगर रिस्पॉन्सेस चाहते हैं, सो आपकी ये क्या हो जाएगी, एक टाइप की एक्सपर्ट सैम्पलिंग हो जाएगी। या फिर आप किसी मशीन या किसी एक टेक्नोलॉजी के बारे में कह रहे हैं, तो आप इंजीनियर्स के व्यूज उसमें कलेक्ट कर सकते हैं रिस्पॉन्सेस। तो ये एक टाइप की क्या हो गई, एक्सपर्ट सैम्पलिंग होगी। देन स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो होती है एक टाइप की नेटवर्क बेस्ड सैम्पलिंग है, और इस टाइप की सैम्पलिंग की जरूरत हमको तब पड़ती है जब हम किसी स्पेसिफिक डिजीज टाइप के रिसर्च कर रहे हैं। सो अगर हम किसी डिजीज पे रिसर्च करें, लाइक कैंसर पेशेंट पे रिसर्च करें, एनीमिया पेशेंट पे रिसर्च कर रहे हैं, तो हमको पेशेंट ही चाहिए। और पेशेंट आपको एकदम से नहीं मिलेंगे। अगर आपकी टारगेट पॉपुलेशन भी है तो टारगेट पॉपुलेशन में से भी आप कैसे सेलेक्ट करेंगे पेशेंट? ठीक है, किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा हुआ है ना कि ये कैंसर का पेशेंट है, एनीमिया का पेशेंट है। सो आप क्या करेंगे, किसी भी तरीके से कुछ पेशेंट्स को आप सर्च करेंगे, और जब वो पेशेंट आपको मिल जाएगा तो आप उसके थ्रू दूसरे पेशेंट्स को सर्च करने की कोशिश करें। स्नोबॉल नाम इसलिए पड़ गया इसमें, जैसे स्नोबॉल होती है कि जब स्नोबॉल बनाते हैं तो एक के साथ दूसरे को स्नो को जोड़ जोड़ के ये बड़ी बड़ी होती रहती है स्नोबॉल। ठीक है, सेम स्नो को जोड़ जोड़ के। सो इसलिए इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग नाम दिया गया। तो सेम यहाँ पे भी क्या होता है कि एक पेशेंट आपको मिला, आपने उस पेशेंट से बात की, मे बी वो पेशेंट किसी अदर कैंसर पेशेंट को जानता हो, क्योंकि वो भी वहां पे किसी डॉक्टर के पास मेडिकेशन के लिए जाता है, और उस डॉक्टर पे और भी पेशेंट्स आते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन से उनके आपस में कॉन्टेक्ट्स बन रखे हो सकते हैं। तो आप उनको इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि आप एक के पास गए, उससे दूसरे का, दूसरे से तीसरे का, तीसरे से चौथे का, और जब तक आपका सैंपल साइज पूरा नहीं हो जाता है, सैंपल यूनिट्स पूरी नहीं हो जाती है, तो आप उस तरीके से उनके रिस्पॉन्सेज ले सकते। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग आपकी हो गई। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसमें कि मैंने आप लोगों को सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में बताया। अब कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टडी ऑफ होल टारगेट पॉपुलेशन इज नोन एज। पूरी टारगेट पॉपुलेशन की स्टडी अगर कोई कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन इज, विच सैम्पलिंग टेक्निक you will adopt to take responses from different age groups। अगर different age groups हैं और आपको उनके रिस्पॉन्सेस लेने हैं तो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज करेंगे? देन द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन इज नोन एज। क्या कहते हैं डिफरेंस जो होता है सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन का? सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।